वेलकम टू जेसी शो। धन्यवाद चंद्रा साहब। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड था 62 साल पुराना, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो एक आम नागरिक के नाते आप कैसा महसूस करते हैं? निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतनी बड़ी प्रेरणा दी है कि लोकतंत्र में परिश्रम, ईमानदारी और समर्पण के द्वारा आदमी किसी भी बुलंदी पे पहुंच सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जो अतीत था वो एक ऐसी फैमिली परिवार से था कि उनको बहुत कुछ चीज़ें विरासत में मिली। वो बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए। उसके बाद महात्मा गांधी जी का उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो संघर्ष और तपस्या का जीवन पूरा परिवार जीता था और ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल के आज के लोकतंत्र में हम जैसे चुनाव में जात पात के व्यवहार को देखते हैं, उस दृष्टि से मैं अनुभव करता हूँ कि उनकी जो तथाकथित जाति बोलते हैं उनका बहुत छोटा सा समुदाय है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी कर्मठता से 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने की स्थिति पैदा करता है। इसके पीछे केवल और केवल उनका चिंतन और उनके हृदय की विशालता और उनका जीवन पूर्ण रूप से लोकहित और मानवता के कल्याण के लिए मानव पैदा हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज वो जन जन के नेता बन गए। एक आम आदमी, हाँ, एक आम आदमी के साथ साथ आप एक ऐसे राज्य के गवर्नर हैं जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहाँ वे लगभग 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। तो गवर्नर के संवैधानिक पद पर रहते हुए आप उनके कार्यकाल को मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखते हैं? चंद्रा साहब, मैं गुजरात में गांव में खूब जाता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं और लोगों से मैं उनके कार्यों के किस्से सुनता हूं। तो लोग इतना प्रेम मोदी जी से करते हैं। कितने लोग मुझे बताते हैं कि हमारे गांव में पानी की ऐसी स्थिति थी कि घर की 2 महिलाएं सिर पे घड़ा रख के घर से भेज देते थे, जाओ पीने का पानी जुटा के लाओ। पूरा दिन भर पूरे घर के लोगों का पानी से पेट भर पाए, ये स्थिति हमारी थी। आज नल से जल, किसानों के लिए ड्रिप सिस्टम सिंचाई योजनाएं, नहरों का जाल, गांव-गांव में सड़कें, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें बिजली की सुविधा ना हो। मैं गांव में देखता हूँ उसकी समृद्धि के पीछे केवल मात्र नरेंद्र मोदी जी। लोग मेरे को कहते हैं कि यदि साहब ना होते तो शायद हम पलायन कर गए होते। गुजराती दुनिया के लगभग 170 देशों में है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा कि एक समय था कि गांव में जीवन जीना असंभव हो गया था। अकाल पड़ते थे, सुविधाएं थी नहीं, लोग मजबूरी में घरों से निकले और वो दुनिया में फैले। लेकिन आज गुजरात के विकास का जो मॉडल बना है, उसके पीछे पूरे प्रदेश के लोग बिल्कुल प्रसन्नता के साथ कहते हैं, बड़े साहब की कृपा है कि जो आज गुजरात इस रूप में विकसित हुआ। वेरी नाइस। देखिए कैसा संयोग है जी। नरेंद्र मोदी 12 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं और आप 11 वर्ष से राज्यपाल हैं। कैसा संयोग। ये सब मैं समझता हूँ कि ईश्वर कृपा है
और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफार्म मुझे भी काम करने के लिए दिया। और मैं चंद्रा साहब ईमानदारी से उनकी भावना की कदर करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ता, और मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं लोक भवन में बैठ के आनंद लूं। मेरा ज़्यादा समय लोगों के बीच में गुजरता है और मेरे को उसके लिए सुख मिलता है। जो काम मैं करता हूँ उससे लोगों का भी लाभ होता है और मुझे भी आत्मिक सुख मिलता है। पहली बार कब मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से और कब मिलना हुआ उनसे? और जो है, और ये देखिए, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के सरकार ने आपको 2015 में हिमाचल का गवर्नर नियुक्त किया। निश्चित रूप से मेरी कभी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। मैं गुरुकुल में प्रधानाचार्य था कुरुक्षेत्र में। वहाँ रहते हुए मैं शिक्षा जगत में काम करता था। समय बचता तो गांव में जा कर के किसानों के लिए और आने वाली पीढ़ियों में व्यसन मुक्ति का रास्ता, वृक्षारोपण और ये खेती बाड़ी प्राकृतिक हो, इस दिशा में मेरा भाव रहता था। लेकिन मैं स्वयं आश्चर्य में हूँ, मैं कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला नहीं, मैंने साक्षात उनके कभी दर्शन किए नहीं। एकदम उन लोगों ने कैसे मुझे चुना मैं आज तक नहीं सोच पाया। लेकिन इससे मैं एक अनुभव करता हूँ चंद्रा साहब, जब मैं इस रूप में आया, अन्य लोगों को भी देखा, पद्मश्री जैसे पुरस्कार और कुछ केंद्र में ऐसे मंत्री लोग कि जिनकी राजनीतिक कोई बैकग्राउंड जिनका नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी केवल राष्ट्र प्रथम, और कोई आदमी ईमानदारी, मेहनत और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करता है और उनकी जानकारी में होता है, तो वो केवल राष्ट्र हित के भाव से उन लोगों का लाभ लेते हैं। और अनुभव में आया कि जो पद्मश्री पुरस्कार इस समय देश में दिए जा रहे हैं, जिनके पैरों में पहनने को जूता भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया, वर्तमान सरकार उनको चुन चुन के सम्मान देती है। ये भाव पहले कभी देश में देखने को नहीं मिला। अब यह है कि दिल्ली और अहमदाबाद में राजनीतिक प्रेक्षक इस बात से हैरान हैं कि नरेंद्र मोदी चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री रहें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर उनके जीवन में आता ही नहीं, एंटी इनकमेंसी आती नहीं है। ये कैसा चमत्कार है? ये चंद्रा साहब मैं भी अनुभव करता हूँ। वो देखिए ना, 12 साल पूरे कर चुके हैं केवल प्रधानमंत्री जी के रूप में, और इतना बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही, और उसके पीछे जो मैंने अनुभव किया, राष्ट्र प्रथम, प्रत्येक भारत का नागरिक उनके परिवार का हिस्सा, और वो सभी लोगों का हित कल्याण के लिए ही सोचते हैं। और उनमें जो भाव है, भाव ही नहीं कर्मयोग, इतना परिश्रमी व्यक्ति आज़ाद भारत तो क्या बहुत लंबे काल के बाद ही देश को मिले हैं, जिन्होंने अपने इतने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। और भगवान की कृपा, उनका जीवन इतना पवित्र, साफ सुथरा कि वो निरोग स्वस्थ हैं। वो चलते फिरते भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रेरणा है। और अपने इस कार्यकाल में, चाहे वो गुजरात में रहे या भारत में रहे, उन्होंने लोगों के जीवन में बहुत सरलता ला दी है, देश को विकास के सोपान पर आगे बढ़ा दिया है। ये युवा पीढ़ी भी देखती है, किसान भी देखता है, महिलाएं भी देखती हैं और बालक भी देखते हैं। आज इन 10 साल में भारत 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर ले आया। जिधर हम बाहर निकलते हैं, रेलवे का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क, एयरपोर्ट का नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़ का अभियान, और लोगों के जीवन में इतनी योजनाएं लाए हैं
कि उनको गिनना भी मुश्किल हो जाता। आप देखिए कि अहमदाबाद और पूरे गुजरात में उनके पास एक मकान भी नहीं है। आप 7 साल से गवर्नर हैं। जी जी, वो जो अहमदाबाद यात्रा पे आते हैं तो लोग भवन में आपके यहाँ एक छोटे से कमरे में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उस दौरान उनकी दिनचर्या क्या रहती है, किस तरह से वो, और क्या वो प्राकृतिक चिकित्सा और खेती के बारे में आपसे फीडबैक भी लेते हैं? निश्चित रूप से देखिए, इतना त्याग और तपस्या जिस व्यक्ति का अपने लिए संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है, सारे लोगों की उन्नति ही उनकी उन्नति है, ऐसा भाव रखते हैं। आते हैं इतनी सरलता से, और हम कई बार अनुभव करते हैं, आप भी करते हैं, आप तो मीडिया से जुड़े हुए शीर्षस्थ व्यक्ति हैं। वो विदेश में भी जाते हैं ना, तो एक ही लाइन में पूरे अनेक देशों को सबसे मिल के आ जाते हैं। बार बार जाने से भी वो राष्ट्र का खर्चा ना हो, समय बचे, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, इतनी बारीकियों पर वो जाते हैं। मैं देखता हूँ राजभवन, जो लोक भवन गुजरात है, वो बड़ा छोटा है, और उसका रूम जिसमें वो रुकते हैं इतना सामान्य है कि उससे सामान्य हो नहीं सकता। लेकिन मैंने कभी भी उनको किसी 5 स्टार 7 स्टार की कल्पना भी नहीं करते देखा। वहाँ रुकते हैं, और वहाँ पर भी उनकी एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, दिन भर वो जनसभाओं को संबोधित करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। आने के बाद 11-12 बजे तक उनकी एक के बाद मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, ऐसे चलती हैं। एक एक मिनट का इतना सदुपयोग राष्ट्र के लिए कल्पना से बाहर है। जो लोग भवन में रहते हैं अहमदाबाद टूर के दौरान जो है, तब क्या उनके परिवार के लोग या क्लोज फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स कोई मिलने आते हैं कभी उनसे? नहीं, उनका मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। जो आएगा वो किसी बड़ा राष्ट्र मिशन होगा तो आएगा। वो वैसे कोई समय व्यर्थ नहीं जाने देते, और घर परिवार तो उनका सारा ही देश है। मैंने अलग से कोई आए, किसी चीज़ की कोई गपबाजी हो, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। वहाँ मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो अलग अलग विषयों पर चलती हैं। तो उस ढंग से मैंने कभी उनको नहीं देखा कि कोई व्यर्थ में आया है और समय व्यर्थ चल रहा, ऐसा कभी होता नहीं। इस तरह से कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, आज तक नहीं देखा। दूसरा आप ये देखिए कि राजभवन लोक भवन जो है, ट्रेडिशनली गवर्नर का रोल जो है एक सेरेमोनियल हेड का रहा है। आपने उसे फंक्शनल हेड और पीपल ओरिएंटेड हेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको आपने कैसे रीडिफाइन किया, कैसे आपको रीशेप किया आपने लोक भवन के रोल को? इसमें भी मैं सही तो आपकी सेवा में कहूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं एक आदर्श के रूप में देखता हूँ। जिस तरह से एक व्यक्ति रात और दिन राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो मैं अनुभव करता हूँ तेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड थी नहीं, और इन लोगों ने ऐसा पद प्लेटफार्म दिया, और मैं लोक भवन में बैठ के आनंद लूँ, ये कतई मुझे स्वीकार नहीं। और जब शपथ हम लेते हैं गवर्नर, उसमें एक शपथ में हमसे वचन लिया जाता कि मैं अपने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कार्य करूँगा। कल्याण राजभवन में बैठ के तो हो नहीं सकता, लोक भवन में वो तो जनता के बीच में जाएं, जो मैं जानता हूँ अपना वो उन लोगों तक पहुँचा पाऊँ, इसी के लिए मैंने ये अभियान लिया है। प्रधानमंत्री जी कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं किसान के इनकम को दोगुना किया जाए, तो उनका जो पावन यज्ञ है, इसमें आपका जो नेचुरल खेती का जो कैंपेन है, इसका कितना रोल रहेगा? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आकर किसानों के लिए बहुत योजनाएं दी हैं, और उससे किसान की स्थिति में बड़ी तेज़ी से सुधार भी है। और अब उनको पूर्ण रूप से ध्यान में आया है कि भाई जो फर्टिलाइज़र, यूरिया, जंतुनाशक इतनी खेतों में डालते हैं जिससे धरती के जहरीली बन गई, उसका ऑर्गेनिक कार्बन ख़त्म हो रहा है। यूरिया, डीएपी की खपत हर वर्ष बढ़ रही है, उसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पे भी है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी है, और धरती माँ तो बंजर हो गई। तो प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती को
पूरे राष्ट्रव्यापी बनाने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया पूरे राष्ट्र के लिए। उसका एक बजट भी निर्धारित किया है और वो अनेक बार किसानों के बीच में लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटिए ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और निरोग रह करके जीवन जी सकें, पर्यावरण, पानी, धरती माता का स्वास्थ्य बच सके। और ये प्राकृतिक खेती कैसा साधन है चंद्रा साहब कि जिसके द्वारा धरती की गुणवत्ता बढ़ती है और इससे पानी भी बचता है, पर्यावरण भी बचता है और इसमें उत्पादन भी कम नहीं होता। ये जैविक खेती नहीं है, ये जैविक खेती से बिल्कुल अलग कंसेप्ट है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। और ये हम गाय आधारित करते हैं। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इससे हम जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं जिनमें इन सूक्ष्म जीवाणुओं को हर 20 मिनट में डबल करने की व्यवस्था है। ये जितना बढ़ेगा, केचुआ अर्थवर्म जितना बढ़ेगा, मित्र कीट जितना आएगा, वो अपने आप धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा। किसान की लागत न के बराबर होगी, उत्पादन कम होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो क्या ये विकल्प हो सकता है पेस्टिसाइड्स का, खाद बीज का? निश्चित रूप से हो सकता है चंद्रा साहब। इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं और इस पिछले वर्ष 33,500 मीट्रिक टन यूरिया DAP की हमने बचत की है। वाह। और उस समय की है जब 1,80,000 हेक्टेयर नया रकबा खेती का बढ़ा है। मतलब खेती करने की जमीन बढ़ी है 1,80,000 हेक्टेयर और जबकि 33,500 मीट्रिक टन यूरिया DAP कम हुआ। क्यों? क्योंकि किसानों में अब प्राकृतिक खेती के प्रति रुचि बढ़ी है और देश के अलग अलग भागों में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और सरकारों के काफ़ी इसमें झुकाव से उनका भी इसमें बड़ा योगदान चल रहा है। उदाहरण के लिए अभी 7 जून को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने बुलाया और वहाँ पूरे प्रदेश के किसानों का कार्यक्रम हुआ। और आज ही भजन लाल जी शर्मा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान है, इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। तो ऐसे पूरे प्रदेशों में मैं जा रहा हूँ और बड़ी रुचि से किसान इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकसित भारत एक नारा नहीं, एक कमिटमेंट है। आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बहुत दूरगामी सोचते हैं और वो बार बार कहते हैं भारत की युवा शक्ति पे, भारत के लोगों पर हमें पूरा विश्वास है। और जिस तरह से वो चहुमुखी विकास की ओर देश को ले जा रहे हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और पूरे देश में इन 12 साल में जो विकास का स्वरूप बना है, तो आने वाले समय में 2047 जो लक्ष्य लिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी रात दिन मेहनत करते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ेंगे। गुजरात के राज्यपाल गवर्नर होने के नाते क्या आप इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गुजरात की धरती का एक लाल, एक गुदड़ी का लाल आज न केवल प्रधानमंत्री बल्कि एक ग्लोबल लीडर बन चुका है? निश्चित रूप से भारत का क्या, गुजरात का तो एक एक व्यक्ति आत्म गौरव से भरा हुआ है। जब मैं अपने व्याख्यानों में कोई चर्चा इस तरह की उनकी करता हूँ तो लोगों की तालियों की आवाज़ भिन्न प्रकार की होती है। और गुजरात क्या, अब तो पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर चुका है कि प्रधानमंत्री जी विश्व नेता हैं और वो सर्वमान्य नेता हैं। उनके प्रति सारी दुनिया के लोगों में अलग तरह का सम्मान है। उनके कर्मयोग पर, उनके जीवन पर, उनके चिंतन पर और अपने देश के प्रति उनके समर्पण पर दुनिया नाज करती है। बड़े बड़े लीडर विदेशी उनकी प्रशंसा करते हैं।
भारत 24 पे प्रोग्राम चलता है 4 साल से, जी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसमें लोग बताते हैं गुजरात के अपने अनुभव की। वो मेरे घर पे आए, मैं रसोई में सब्जी बना रहा था, मेरे साथ खड़े हो गए। तो आपके जीवन में पिछले 7 साल से आप गवर्नर हैं, कोई ऐसा अनुभव है इस तरह का आप शेयर कर सकें? हम लोगों अनुभव के तो साथ। कई मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक आध समय ऐसा। अब हमें एक बताता हूँ। हाँ, चंद्रा साहब, मैं प्राकृतिक खेती मिशन के लिए गांव-गांव में जाता हूँ। रात को मैं स्कूल में ही सोता हूँ, लोगों के बीच में जनसभा करता हूँ, स्वच्छता अभियान चलाता हूँ, किसी अनुसूचित जाति जनजाति परिवार में भोजन करता हूँ, किसान के खेत में भी काम में सहयोग करता हूँ, हल भी चलाता हूँ, गाय का दूध भी निकालता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही कार्यक्रम में मैं भुज में गया हुआ था और किसानों का जो कार्यक्रम था, एक बड़ी जगह थी, दूसरी मंजिल पे हॉल था, तो उसमें लगभग 500-600 किसान थे। कार्यक्रम संपन्न हुआ तो हम सीढ़ियों से उतरने लगे, तो लोगों की भीड़ इतनी थी मेरे साथ कि वो धक्के लग रहे थे और वो सीढ़ी में बात मैं कर रहा था, मेरा एक पैर फिसल के दूसरी पे न जाकर तीसरी चौथी सीढ़ी पे गया और वो मेरे कमर में बड़ा तेज झटका लगा और बड़ा पेन हुआ मेरे को जोर का। तो मैं आ गया जैसे तैसे, लेकिन पेन इतना ज़्यादा था जो बहुत कष्ट दे रहा था। और उससे तीसरे दिन, आने वाले तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी का अहमदाबाद में कार्यक्रम था जिसमें आना था। अब मैं जानता हूँ प्रोटोकॉल के नाते हमें उनको रिसीव करना पड़ता, साथ जाना होता है, तो मैं बड़ी चिंता में था। प्रधानमंत्री जी तीसरे दिन आ रहे हैं, तेरे को ये दर्द हो गया, इसको ठीक करो। तो मैंने सिकाई विकाई करके कुछ योग के आसन, कुछ तरीका अपना के और चलने लायक अपने को बना लिया। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आना था तो प्रोटोकॉल में गवर्नर पहले नंबर पे होता, फिर सीएम साहब होते। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं उस घटना को ऐसा मेरे दिमाग में बैठी। प्रधानमंत्री जी नीचे उतरे, मैंने अभिवादन स्वागत किया और एकदम मेरे से पूछा, कमर का दर्द कैसा है? मेरे लोक भवन के लोगों ने नहीं पता था मेरे को कोई दिक्कत है, लेकिन उनको पता है कि मेरे कमर में दर्द है। और संयोग क्या हुआ, उस दिन वो सीधा लोक भवन आ रहे थे, तो उनकी कई बार कृपा होती, वो समय बचाते हैं और मेरे को कई बार साथ में बैठा लेते हैं लोक भवन तक, एयरपोर्ट से। तो मैं साथ में था। ये दर्द हो गया, पहले तो ये पूछा, फिर रास्ते में चलते उन्होंने मेरे को कहा कि कमर का दर्द दुखदाई होता है, लापरवाही मत करना, इसको अच्छी तरह से संभाल के ठीक करना। तो आप ये देखिए चंद्रा साहब, अपने लोगों का, इतने बड़े पद का व्यक्ति, कितना काम है देश दुनिया का, एक आदमी के कमर दर्द की भी चिंता, अपना ऐसे आदमी को दिल से कौन भुला पाएगा। मेरे ये मित्र सबके साथ उनका व्यवहार है, मेरे साथ, सबके साथ। मैं ऐसी घटनाएं बहुत लोगों से सुनता हूं। जी, मेरे मित्र हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, उन्होंने मुझसे शेयर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि गैर ज़रूरी यात्राएं नहीं करनी हैं, उनकी अपील को देखते हुए आप 15 तारीख से, इस 15 जून से परिवार के साथ एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर जाने वाले थे हिमाचल प्रदेश, और आपने उसको रद्द कर दिया दौरे को। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपील की। उनकी एक एक अपील हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश होती है। तो उसी दिन मैंने कुछ संकल्प लिए, केवल वही यात्रा नहीं मैंने कैंसिल की, अपितु मैंने संकल्प लिया कि गुजरात में जब तक ये संकट ठीक नहीं होगा तेल वाला, मैं हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ अपना प्रयोग नहीं करूँगा, चार्टर प्लेन। उस दिन के बाद मैंने गुजरात में रहते हुए वो प्रयोग नहीं किया, और उसके बाद अब तक मैं ट्रेन से यात्रा ही करता हूँ, और गांव में जाता हूँ तो एसटी बस, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, गांव में जो जाती है। अभी एक दिन तो मैंने 3.5 घंटे की 42 डिग्री टेम्परेचर में यात्रा की, और इतनी दूर में आया हूँ, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है।
उसका बहाना लोग मिलते हैं, हाँ, सही है। इतना अपनापन होता है, उनके सुख दुख की जानते, वो हमारे बारे में जानते, और एक ये भेदभाव, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, तो उससे लोगों में सरकार के प्रति बहुत सम्मान का भाव होता है कि ये लोग भी हमारे बीच में जाते हैं। इसीलिए मैंने सुना है कि आप हर हफ्ते में 2 दिन जो है जी गांव में जाते हैं, स्कूल में सोते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, किसान के साथ बैठते हैं। जी तो इतनी सादगी की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? इसका कारण चंद्रा साहब, मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में रहा। मेरे पिताजी ने मेरे को छोटी आयु में गुरुकुल पढ़ने भेजा। उन दिनों वहाँ बड़ा तपस्वी जीवन जीते थे, धरती में सोते थे, गाय होती उनकी सेवा करते थे, खेती थी उसको भी करने का पूरा मेहनत करते थे, और शिक्षा पढ़ाई भी साथ होती थी, तो वो जीवन का हिस्सा बन गया। तो अब जब मैं यहाँ आया और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम करते हैं, सरकार ने जैसे देश की दशा बदली है, तो मैंने लक्ष्य लिया कि कोई ऐसा करें जिससे मैं लोगों के बीच में सीधा जुड़ूं। उससे पहले बड़े बड़े सम्मेलन मैंने जिला स्तर पर पूरे गुजरात में किए, लेकिन मैं भाषण दिया और वापस आ गया। लोगों से जैसे आत्मीयता से मिलना था वो नहीं हो पाता था। तो एक दिन मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया मैं क्या करूं। तो ये बैठे बैठे मैंने संकल्प किया, मैं गांव में जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता अभियान, ये काम किए। तो मैं गांव में लगभग 5 बजे जाता हूँ। मैं जाके कम से कम 1 एकड़ में जो सरकारी भूमि है, पंचायती लैंड, उसमें पेड़ लगवाता हूँ, और उस एक पेड़ के साथ उस गांव के एक परिवार को जोड़ता हूँ। वो परिवार पेड़ लगाता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी जोड़ता हूँ, तार फेंसिंग करवाता हूँ, और उस पेड़ की मैं प्रति मासक वीडियो मंगाता हूँ। मरा तो नहीं है, लोग अक्सर लगा देते हैं पेड़ मर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देता। तो 1 एकड़ में कम से कम पेड़ लगवाता हूँ। उसके बाद झाड़ू लेके गांव की स्वच्छता अभियान करता हूँ, लोग साथ में जुड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा अंधेरा होता, भोजन का समय, तो मैं एक अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार में जो बिल्कुल गरीब सामान्य, उसके घर में, उसके परिवार में बैठ के भोजन करता हूँ। इसी तरह मैंने सुना कि विधानसभा का विशेष सत्र हुआ था, उसमें विधायकों से आपने अपील की है कि हर विधायक एक प्राकृतिक गांव को गोद में ले। तो कैसा रेस्पॉन्स है उस कैंपेन का? उसमें अभी लोग बढ़े हैं, और हमारे बहुत सारे नेता लोगों ने भी, जो कृषि थी उनके पास, उसमें प्राकृतिक खेती को जोड़ना शुरू किया है। और ये वातावरण हमारे गुजरात में तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे कृषि मंत्री जीतू भाई बघानी, उनका बहुत सहयोग इसमें मिलता है। और उन्होंने लक्ष्य लिया कि हम इस मिशन को अगले 1 साल में, अभी हम 8.5 लाख हैं, अगले साल में 4-5 लाख नए जोड़ेंगे। इतनी गति से हमारे गुजरात में, और प्रधानमंत्री जी का इसमें विशेष आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है। भूपेंद्र पटेल लगभग पिछले 5 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी जिसे कहते हैं कि ग्राउंड पे काम करने वाले साइलेंट परफॉर्मर हैं। आप ओवरऑल एक थर्ड आई के हिसाब से, एक ओवरऑल के हिसाब से उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? हमारे मुख्यमंत्री बहुत सौम्य और बड़े ऑनेस्ट और बड़े कर्मठ हैं। लोगों में उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव है, और रात दिन प्रदेश को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन दिनों प्रदेश ने बहुत उन्नति की है, विकास में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। आपका इंटरेक्शन रहता है गुजरात की हायर ब्यूरोक्रेसी से भी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या सोचना है आपका? वो सब जब ऊपर से लोग सही दिशा देते हैं तो सब ठीक काम करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा तालमेल है आपस में ब्यूरोक्रेसी का भी। बड़ा अपने अपने क्षेत्र में सही दिशा में प्रदेश की उन्नति और विकास। मैंने यही सुना है कि गुजरात की ब्यूरोक्रेसी को देश की श्रेष्ठ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है जी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के संस्कारों से पली बड़ी है। अभी आपके डीजी हैं, सीएस हैं, विक्रांत पांडे हैं, देखिए संजीव कुमार हैं, मनोज दास हैं, एक अच्छा टीम वहाँ पे बनी हुई है। तो गुजरात की ब्यूरोक्रेसी आप क्लोजली हैंडल करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है गुजरात की ब्यूरोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन द कंट्री? निश्चित रूप से वहाँ जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में
जो एक लाइन दी थी, जिस तरह से काम करने के उनकी तरीके थे, वो संस्कार वहाँ के सभी ब्यूरोक्रेट्स में हैं और उसी का परिणाम है कि वहाँ बड़े तालमेल से काम चलता है। अभी कुछ ही महीने पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वहाँ जो होम मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी को प्रमोट कर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो गुजरात की युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बहुत दूरगामी सोच के साथ चलते हैं। ऐसे नेता जो युवा हैं, हर क्षेत्र में आगे आने वाली पीढ़ियां भी आनी चाहिए। पुराने लोग बूढ़े होकर के बेचारे बिल्कुल अंतिम समय तक रहें तो कार्य पर विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि शरीर की क्षमता होती काम करने की। तो समय रहते घर का एक पिता भी काम करते अपने पुत्र को समय पे अपने काम से जोड़ लेता है, ताकि वो परंपरा गति रुकने ना पाए। तो ऐसे वो दोनों तरह के रास्ते इतने बढ़िया तरह से लेते हैं कि हमारी पुरानी पीढ़ी से युवा पीढ़ी सीखे, समय पर सीखे, ताकि देश की उन्नति की गति रुकने ना पाए। तो उनकी नियुक्ति जो है वो यंग लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए बहुत जगह है हमारे, तो आज पूरे देश में सभी क्षेत्रों में उन्होंने ऐसे लोग चुनते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और आने वाली युवा पीढ़ी का भी मार्गदर्शन होता रहे, कर सकें जो है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सब सवालों के जवाब दिए। आपका व्यक्तित्व तो अद्भुत है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद चंद्रा साहब। आपके साथ इंटरव्यू जितने हुए हैं वो बड़े सकारात्मक और प्रेरणादायी होते हैं आपका और आपका चैनल इस दिशा में बहुत अच्छा सहयोग करता है राष्ट्र की उन्नति का। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।